हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 22 जुलाई को जो 10 नए एमसीक्यूज़ हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो एरियाज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जल्दी से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो डिस्कशन करेंगे मिलेट्स को लेकर, देन नामदापा नेशनल पार्क को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, देन यहाँ पर MVD जो आपकी मार्बर्ग वायरस डिसीज है इसके बारे में क्वेश्चन रहने वाला है, देन INS के बारे में डिस्कशन करते हुए डिजी यात्रा के बारे में जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिस्कस करेंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स जब ट्रैवल करते हैं अब्रोड तो किसकी परमिशन चाहिए होती है, सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लास्ट में EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। 10 एरियाज के ऊपर 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। For every correct answer, you will get 1. For every incorrect one, the marks which will be allotted to you, that will be 0. But if you misread the question, misunderstand the question, in that situation, -2 penalty will be there. चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना स्कोर करेंगे। देखिए, अगर स्टार्टिंग में स्कोर स्टूडेंट या एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है तो कोई बात नहीं, आप ग्रेजुअली इसे इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। बट मेक श्योर वेन एवर द इंप्रूवमेंट कम्स इट हैज़ टू बी स्टेबल। ऐसा नहीं हो कि आपने एक दिन यहाँ स्कोर किया फिर दोबारा से स्कोर नीचे आ गया, नहीं। आपका कंसिस्टेंट बेसिस पे स्कोर जो है ये ऊपर की 2 ब्रैकेट्स में रहना चाहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि मिलेट्स बाजरा को लेकर है। क्वेश्चन पूछा गया मिलेट्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिलेट्स आर एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड वेलनेस एंड लोअर रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज। जो मिलेट्स है ये हेल्थ से जुड़े होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हेल्थ और वेलनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और लाइफस्टाइल डिसीजेस जो आजकल काफ़ी लोगों को हो रही हैं तो उसका रिस्क काफ़ी कम होता है अगर कोई लोग मिलेट्स को कंज्यूम करते हैं। राजस्थान इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सोचिए 10 सेकंड्स आपके पास है, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। अभी हुआ क्या है, नीति आयोग ने WFP के साथ मिलकर, वर्ल्ड फूड फॉर प्रोग्राम के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और ये जो इनिशिएटिव है ये मिलेट्स को लेकर है, जिसका नाम क्या है, मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। क्या नाम है, मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका, राइट। तो राजस्थान का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इस इनिशिएटिव के बाद ही चांसेस आर लाइकली कि मिलेट्स को लेकर न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अपीयर हो और प्रीलिम्स मेंस के अंदर इसमें क्वेश्चन आ जाए। आई रिमेंबर जब मेंस का एग्जाम में दे रहा था उस साल भी मेंस में किसी एक पेपर में मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। नाउ यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर क्या किया जा रहा है, मैपिंग करी जा रही है। मैपिंग और गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज किया जा रहा है ताकि एशिया अफ्रीका की जो कंट्रीज ऑलरेडी मिलेट प्रोडक्शन के अंदर अच्छा कर रहे हैं वो एक दूसरे से सीख सके, एक दूसरे को सिखा सके, ठीक है। नाउ नीति आयोग ने और WFP इन्होंने एक कंपेंडियम भी प्रिपेयर किया है कि गुड प्रैक्टिसेस कैसे लेकर आई जा सकती हैं, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। और ये बात हम जानते हैं कि हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए, वेलनेस के लिए ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, मिलेट्स जो है अच्छे माने जाते हैं। एट द सेम टाइम डिसीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी यहाँ पर आपको कम होती हुई दिखाई देगी इनके साथ, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे लोग कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस से, डायबिटीज़ या इस तरीके के इशू से सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ उन डिसीज़ का खतरा जो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि नामदफा नेशनल पार्क को लेकर पूछा गया। रिसेंटली न्यूज में था, बिल्कुल सिंपल मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये कौन से राज्य के अंदर लोकेट करता है, इज इट इन अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, असम या फिर मणिपुर, बताइए। इंडियन गवर्नमेंट जो है इनकी कुछ क्लैशेस हुई इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ नेशनल पार्क को कंजर्व करने को लेकर, तभी नेशनल पार्क जो था वो न्यूज में था। जो आपका नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क NNP, ये एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन इसकी कुछ खास बातें बता देता हूं। यहां पर 1000 से ज्यादा फ्लोरा एंड फोना, 1000 से ज्यादा वैसे तो फ्लोरा जो आपकी प्लांट्स की स्पीसीज होती हैं, और 1400 से ज्यादा फोना जो आपकी स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज होती है वो आपको यहां पर मिलेगी। मतलब इसे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी में, क्वांटम में, नंबर में यहां पर जो स्पीसीज हैं वो अवेलेबल है। जो नेशनल पार्क है यहां पर आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, और ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क के तौर पर भी देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो थी नामदफा के बारे में वो भी हमने यहां पर हासिल कर ली। कहां पर है, अरुणाचल के अंदर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसर्निंग MVD, मार्बर्ग वायरस डिसीज। इसको लेकर पूछा गया, बताइए इनकरेक्ट क्या है। मंकी पॉक्स भी आजकल काफी न्यूज में है तो क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। तो जो ये MVD है ये एक जूनोटिक डिसीज है क्या,
हो सकता है। देयर इज नो अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर एमवीडी एज ऑफ नाउ, अभी तक एमवीडी के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। घाना ने कंफर्म किया है पहला आउटब्रेक इस इन्फेक्शियस डिसीज का, और कहा जा रहा है कि ये इबोला के जैसा ही है, जो इबोला वायरस था कुछ कुछ उसी के तरीके से एमवीडी काम कर रहा है। तो क्या ये जूनोटिक डिसीज है? देखिए जूनोटिक डिसीज वो होती है जो कि एनिमल से स्प्रेड करती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। एमवीडी जो है इसको इबोला फैमिली का ही माना जा रहा है, सिमिलर टू इबोला ही माना जा रहा है। और इसके अंदर यह भी कहा गया है कि अफ्रीका के जो फ्रूट बैट्स हैं जिनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था शुरू शुरू में कोविड के लिए भी, तो फ्रूट बैट्स जो हैं उनसे ये डिसीज स्प्रेड हो रही है। फर्टिलिटी रेट जो डिसीज का है, वायरस का है, वो काफी ज्यादा है एंड अप्रोक्सीमेटली 24% टू 88% यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यस इट इज अ जूनोटिक डिसीज और अभी तक वैक्सीन यहां पर अवेलेबल नहीं है। देखिए अगर आपने सी आंसर किया है तो अपने आपको पेनल्टी के तौर पे -2 दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कई बार क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधे हमने देखा 2 स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, सी मार्क के और आगे बढ़ गए, और जब घर आते हैं एग्जाम देकर तब पता चलता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंट थी, तो उस आदत को छोड़ना है। करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एमवीडी के बाद। नेक्स्ट है आईएनएस सिंधु ध्वज। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया, क्या है ये? क्या ये कोई न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, रिसर्च वेसल है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स सोचिए इसके बारे में। जो आईएनएस सिंधु ध्वज है इसने 35 साल 35 ईयर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी इंडियन नेवी को, क्योंकि इसे 1987 में कमीशन किया गया था, ठीक है। और 35 साल सर्विस देने के बाद रिटायरमेंट का टाइम यहां पर आ चुका है। एंड यहां पर अगर बात करें, इसे 1987 में जैसे मैंने आपको बताया सोवियत यूनियन से लेकर कमीशन किया गया था। एंड ये जो है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जिसे कि इंडियन नेवी के द्वारा परचेज किया गया था, ठीक है। सो इट इज नॉट अ न्यूक्लियर सबमरीन, सबमरीन तो है लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, रिसर्च वेसल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ डीजल पावर्ड, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। करेक्ट आंसर विल बी डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिजी यात्रा को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी डिजी यात्रा को लेकर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिजी यात्रा, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ये रेलवे मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। इट इज डिजाइन टू एंश्योर कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के ऊपर बिना किसी कॉन्टैक्ट के यहां पर जो पैसेंजर्स है और उनकी जानकारी जो है उसे प्रोसेस किया जाएगा। 10 सेकेंड्स सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। एक कंसल्टेटिव कमेटी है जिसने डिजी यात्रा प्रोजेक्ट को लेकर अभी चर्चा करी, डिस्कशन किया, तभी यहां पर डिजी यात्रा को लेकर जो न्यूज़पेपर है वहां पर आर्टिकल आपको देखने को मिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक कंसल्टेटिव कमेटी जो है उसने डिस्कस किया था डिजी यात्रा को लेकर। तो हमें समझ में आ सकते हैं यहां पर कि कहीं ना कहीं जो सिविल एविएशन मंत्रालय है वही इसमें शामिल होगा, क्योंकि न्यू दिल्ली में जो उनकी कंसल्टेटिव कमेटी थी वो इसको लेकर बात कर रही थी। ये एक इनिशिएटिव जो है वो लेकर आया जा रहा है ताकि एक कॉन्टैक्टलेस सीमलेस पैसेंजर्स की जो प्रोसेसिंग है वो हो सके एयरपोर्ट्स के ऊपर। उनकी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी भी बात करी गई है। नाउ यहां पर अभी आप जानते हैं तो जब भी चेकिंग करी जाती है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो आपका वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, वो आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन वो कॉन्टैक्टलेस नहीं रहता है। तो उसको क्या कॉन्टैक्टलेस किया जा सकता है, उसी को लेकर बातचीत यहां पर कर रही है। इन एसेंस इसमें जो पैसेंजर्स होंगे उनको अलग अलग चेक पॉइंट से गुजरना है, तो हर बार रुककर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराना पड़ेगा। कॉन्टैक्टलेस तरीके से ही वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग चेक पॉइंट्स को पास कर सकते हैं, पेपरलेस मैनर में इसे पास कर सकते हैं। जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा वहां पर भी कॉन्टैक्टलेस आपकी एंट्री होती है, सीधा आप चले जाते हैं, राइट, आपके पास कार्ड होता है उसी को यूज करते हैं। कुछ उसी तरीके से यहां पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो लेकर आया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ प्राइवेसी इश्यूज को लेकर बात हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बाद इसे लेकर आया जाएगा। तो यहां पर एविएशन मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री नहीं है। एयरपोर्ट्स की बात करी जा रही है, रेलवे स्टेशन की नहीं। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट तो दोनों ही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वेरियस चेक पॉइंट से किस तरीके से यहां पर कॉन्टैक्टलेस तरीके से आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे, सारे चेक पॉइंट्स को पास कर पाएंगे, उसी चीज को लेकर बात चल रही है। चलते हैं यहां पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 29 ग्रांट करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कि किसी तरीके की प्रोटेक्शन उनको दी जाए। तो आर्टिकल 29 जो है
वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ही प्रोटेक्शन दे रहा है। ओनली वर्ड दिया, ध्यान रखिएगा। द टर्म माइनॉरिटी हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो माइनॉरिटी टर्म है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करी गई है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो द टर्म माइनॉरिटी हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी जो टर्म है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। एक चीज तो ये। अब आती है बात आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 क्या रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है और क्या इन्हीं की बात करता है? देखिए, वैसे तो बात तो इन्हीं दोनों की करी जाती है, क्योंकि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ही वर्ड्स वहां पर दिए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा है और कहा है कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तक कन्फाइन नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से द आर्टिकल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली। सेक्शंस ऑफ सिटीजन इन दिस आर्टिकल के अंदर जो यूज किया गया है उसमें माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी जो है उनको भी लाया गया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज। ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरप्रिटेशन जो है उसकी वजह से पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर अगर हम देखें माइनॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करें कौन कौन सी हैं, जैन्स हैं, जोरास्ट्रियंस हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स इज और आर कंसिडर्ड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वाइल डिसाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के लिए कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निकालने के लिए क्या इंटरनेशनल प्राइस को देखा जाता है, मार्केट प्राइस के ट्रेंड को देखा जाता है, क्या यहां पर इफेक्ट ऑन इश्यू प्राइस और सब्सिडी के इंप्लीकेशन क्या है इसको देखा जाता है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। किस किस फैक्टर को इसमें से जब हम एमएसपी निकालते हैं, कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर किया जाता है? जल्दी से बताएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया है ताकि ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है उसे लेकर आया जा सके। एंड इन फॉर्मुलेटिंग द रिकमेंडेशंस, जो कमेटी है वो काफी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करती है, जैसे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, इसके बेसिस पे निकाला जाता है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं होगी तो एमएसपी कैसे डिसाइड करोगे। इनपुट प्राइसेस के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं कि नहीं हुए वो भी कंसीडर किया जाता है। इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी को भी देखा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के अंदर कितनी है वो भी देखा जाता है। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी जो है उसको भी देखा जाता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कितने प्राइसेस हैं किसी प्रोडक्ट के, किसी एग्रीकल्चर आइटम के, ये भी देखा जाता है। मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, क्या ट्रेंड है, उसको भी कंसीडर करके एमएसपी निकाला जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो इशू प्राइस और सब्सिडी के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो भी यहां पर कंसीडर किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आपका एमएसपी जो है उसे निकाला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, जब किसान जो है एग्रीकल्चर करता है तो डेफिनेटली कॉस्ट उसकी आती है। तो यहां पर A2 इसमें क्या क्या होता है? इट कवर्स ऑल द कैश, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी किसान बीज लेकर आ रहा है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, फ्यूल, इरिगेशन, ये सभी चीजें आपके A2 में आ जाती है, ठीक है। अगर बाहर से वो किसी लेबर क्लास को यूज कर रहा है तो भी वो इसमें आ जाता है। FL, A2 प्लस FL, ये सारे फैक्टर A2 में तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। फैमिली लेबर, अगर वो अपने घर के लोगों को भी कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर में मेरा हाथ बटाएं, तो उसको भी यहां पर कंसीडर किया जाता है। मान लीजिए किसान के 2 बेटे थे, दोनों बेटे ही किसानी में, जो किसान है उसको हेल्प कर रहे हैं। अगर वो घर पे ये काम नहीं कर रहे होते, अपने खेत में ये काम नहीं कर रहे होते, हो सकता है बाहर कहीं पे काम कर रहे होते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काउंट होती है। तो A2 प्लस FL ये मेथड भी एक होता है निकालने का। एक होता है C2 मेथड, जिसके अंदर A2 प्लस FL तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा रेवेन्यू फोरगोन ऑन ओन्ड लैंड, रेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट इंटरेस्ट। जो किसान ने अपनी लैंड को यूज किया, जो किसान ने अपना पैसा लगाया, अगर वो इस पैसे को अपने खेत में ना लगाकर, अपनी लैंड का इस्तेमाल खेती ना करके कहीं और रेंट पे दे देता, या अपनी कैपिटल को अपने खेत में यूज ना करके कहीं और इंटरेस्ट पे दे देता उस पैसे को, तो भी वो पैसा कमाता, राइट। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वहां पर भी है, तो C2 मेथड से भी कैलकुलेट किया जाता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट कोशिश यही करेगी कि A2 प्लस FL, यूजुअली गवर्नमेंट जो है, तो इन मोस्ट सिनेरियोज यू विल सी कि A2 प्लस FL मेथड के ऊपर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो यहां पर इंडेमनीफाई करने की कोशिश करती है। मतलब जो एमएसपी है उसके लिए कोशिश सरकार के द्वारा करी जाती है कि A2 प्लस FL के ऊपर दी जाए। लेकिन फार्मर्स और फार्मर्स यूनियन जो है वो ज्यादातर C2 की डिमांड करते हैं, ये आप काफी बार देखेंगे।
ठीक है। तो A2 प्लस FL, C2 में क्या डिफरेंस है, A2 में सारी कॉस्ट आ गई, A2 प्लस FL में कॉस्ट के अलावा फैमिली लेबर भी आ गई, C2 में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर हम किसानी नहीं करते कुछ और करते तो हमारी लैंड का इस्तेमाल, कैपिटल का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा सकता था, तो वो यहां पर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इन द सेकंड जज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एडवाइस टेंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर सीजीआई कोई एडवाइस देते हैं तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य होती है। मे बी इन द फोर्थ जजेस केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, उन्होंने रीट्रेट किया है अपनी रिकमेंडेशन टू अपॉइंट 5 एडवोकेट एज जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये रिकमेंडेशन दी गई है। नाउ अगर हम देखें यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सेकंड जज केस हमारा आया था 1993 के अंदर। वैसे फर्स्ट जज, सेकंड जज, जितने भी ये केसेस थे ये हम ऑलरेडी पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज पॉलिटी के जो लेक्चर्स है वो देख लीजिएगा। कोर्ट ने इससे पहले वाले केस को रिवर्स किया था। सेकंड जज केस से पहले जो केस आया था वहां पर कहा गया था कि जो यहां पे सीजीआई होंगे वो क्या करेंगे, देयर विल बी एन कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस। वहां पर यह बात नहीं करी गई थी कि इनकी जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी, वहां पर बाइंडिंग की बात नहीं करी गई थी, वहां पे कंसल्टेशन की बात करी गई थी कि सीजीआई से कंसल्टेशन होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड जज के अंदर, इस केस के अंदर पूरी की पूरी चीज को उलट दिया और कहा कि अगर सीजीआई ने कुछ चीज कही है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। तो यहां पर बेसिकली सीजीआई का जो रोल है वो प्रेसिडेंट से भी ऊपर आ गया, ठीक है। नाउ इसमें रूल किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो यहां पर सीजीआई के द्वारा बताया जाएगा, जो भी एडवाइस टेंडर करी जाएगी वो बाध्य हो जाएगी। बट चीफ जस्टिस भी जो एडवाइस यहां पर देंगे वो सीनियर मोस्ट 2 ऐसे कलीग्स होंगे उनके, उनसे कंसल्ट करके देंगे, ठीक है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एनजेएसी को 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाने की बात करी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली बेसिकली कोलिजियम सिस्टम में आप जानते हैं जजेस अपने आप को खुद ही अपॉइंट करते हैं। आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्शन का एक अलग से प्रोसीजर है, और ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी की पूरी, जो एग्जाम आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम को क्रैक करेंगे उसके बाद भी एक प्रॉपर प्रोसेस है कि किसको कहां पर बिठाया जाएगा, और इसके बावजूद भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू चुने जाते हैं। लेकिन काफी सारे लोग क्रिटिसाइज तब भी कर रहे थे और आज भी करते हैं कि जजेस के केस में अगर आप देखें काफी प्रोसेस ओपेक है, जजेस खुद ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं और हमें क्या पता वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम जो है इसको ओपेक माना गया था, और ये भी कुछ लोगों ने कहा था कि यहां पर फेवरेटिज्म होता है। तो कोलिजियम सिस्टम को चैलेंज करने के लिए एनजेएसी को लाने की बात करी गई थी। हालांकि ऑफ कोर्स जजेस कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका पुराना कोलिजियम सिस्टम जो है, जिससे कि वो अपनी, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सुपीरियोरिटी को मेंटेन करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी चली ना जाए। इस वजह से कोलिजियम सिस्टम को उन्होंने नहीं जाने दिया, और जो एनजेएसी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी इसको पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कर दिया, ठीक है। और इसके पीछे जो उनका लॉजिक था वो ये कह रहे थे कि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो चली जाएगी। खैर यहां पे दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो हमने डिस्कस करी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पब्लिक सर्वेंट्स और उनकी ट्रैवलिंग को लेकर, क्लियरेंसेस को लेकर है। तो यहां पर पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्लियरेंस रिक्वायर फॉर पब्लिक सर्वेंट्स टू ट्रैवल अब्रॉड। ट्रैवल करना है तो इसको लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यूनियन मिनिस्टर अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, क्लियरेंस फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से उनको क्लियरेंस चाहिए होती है और प्राइम मिनिस्टर से उनको क्लियरेंस चाहिए होती है। अगर ऑफिशियल ट्रैवल किसी जज के द्वारा करनी है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अप्रूवल दिया जाता है। तो यहां पर 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अभी दिल्ली सीएम का जो केस है काफी न्यूज में है, और क्लियरेंस को लेकर तभी न्यूज थी, तो आपको यहां पर ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन किस किस को क्लियर करता है। तो यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहां पर फॉर यूनियन मिनिस्टर पहले क्लियरेंस जो है एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा दिया जाता है, फिर एक एडिशनल क्लियरेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी दिया जाता है, उसके बाद ही ट्रिप ऑफिशियली अप्रूव होती है, जिसके बाद वो यहां पर ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड की बात करें, अगर हम बात करें जजेस की, फॉरेन ट्रैवल अगर जजेस को करनी है, प्रपोजल बाय अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, इसको सेंड किया जाता है डीओजे के पास, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास, ठीक है। और फिर सीजेआई वहां पर क्लियरेंस करके इनकी देती है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ए विल बी द करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समटाइम्स न्यूज में देखी गई है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आईएमएफ के द्वारा? 10 सेकेंड्स, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो अभी हमने रिसेंटली न्यूज में देखी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इन्होंने रीच आउट किया है स्टार लेवल अग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर 6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, तो आईएमएफ जो है इसने पाकिस्तान के साथ जो 6 बिलियन ईएफएफ है उसका एक अग्रीमेंट साइन किया है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो भी कंट्रीज पेमेंट को लेकर इम्बैलेंसेस को फेस कर रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहां पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज हैं, जिससे पता है कि उनकी इकोनॉमी काफी वीक है और फर्दर डाउन टर्न में जा सकती है, तो वहां पर आईएमएफ अपना रोल प्ले करता है ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि इनके स्ट्रक्चरल वीकनेस को दूर किया जा सके। और वैसे भी पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं, यहां पर इकोनॉमी के ऊपर ध्यान कम है, इंडिया को परेशान करने को लेकर ध्यान ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां पर इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इकोनॉमिक एरिया के अंदर, और तभी आईएमएफ से यहां पर हेल्प मांगी गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं जल्दी से यहां पर रिवीजन की तरफ, 2 मिनट में रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपको जो टॉपर्स हैं वो अपने मार्क्स लिख सकते हैं और एक प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी देने वाला हूं। तो यहाँ पर जल्दी से बताएं मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी मिलेट्स को लेकर। मिलेट्स के फायदे क्या हैं? देखिए, हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, लाइफस्टाइल डिसीज के रिस्क कम हो जाते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में कहाँ पर लोकेट करता है? अरुणाचल में। एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे भी इसे देखा जाता है। फिर हमने देखा था एमबीडी के बारे में, क्या जूनोटिक डिसीज है? बिल्कुल जूनोटिक डिसीज है, इबोला वायरस की फैमिली से ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आईएनएस सिंधु ध्वज के बारे में देखा था, रिटायर हो रहा है 35 साल की सर्विस के बाद। ये आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे डिजी यात्रा को लेकर, किसका है ये? सिविल एविएशन का इनिशिएटिव है, जिससे कि जितने भी यहाँ पर पासिंग करनी है पैसेंजर की, वो बिना किसी टच मैकेनिज्म की होगी, कॉन्टैक्टलेस तरीके से करी जाएगी। नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डे वाइज तैयारी जो है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3 करके। 200 डेज में क्रैश कोर्सेज अवेलेबल एंड 500 डेज के लिए यूपीएससी 2023 एंड 2024 के जो कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल 29 जो है वो किस चीज को लेकर है? ये सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी को भी कवर करता है एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और यहाँ पर माइनॉरिटी जो आपकी टर्म है उसे कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया। नेक्स्ट हमने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में डिस्कशन किया था, तो इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर जो इशू प्राइस होता है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी होती है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, इन सभी को कंसीडर किया जाता है। A2 FL और C2 में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में देखा था। जजेस अपने आप को खुद ही अपॉइंट करते हैं, तभी उन्होंने एनजीएसी को नहीं आने दिया। कोलिजियम सिस्टम जो काफी ओपेक सिस्टम है उसको यूज करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर बात करें सेकंड जज केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया एडवाइस जो टेंडर करी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट के ऊपर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस शब्द को यूज किया गया था। नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक सर्वेंट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, इसमें क्लियरेंस का काम जो है MEA के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, और जजेस के केस के अंदर DOJ का और CJI का रोल यहाँ पर रहता है। EFF की बात करें, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो पाकिस्तान को दी गई है, ये IMF यहाँ पर लेकर आया। अब जल्दी से प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जल्दी से बताइएगा मुझे कि मिलेट्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? ये नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा। अपने मार्क्स लेके 10 में से आपने कितना स्कोर किया है? 6 या 6 से ज्यादा स्कोर है, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। जब आप सेकंड टाइम वीडियो को देखेंगे, अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए वीडियो इज ऑलरेडी देयर, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। कल एक इकोनॉमी का वीडियो भी डेप्रिसिएशन को लेकर डाला था, उसे प्लीज देख लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।